उल्टा पंडित और बीरबल की सीधी चाल। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में शहंशाह अकबर का दरबार अपनी गरिमा और बुद्धिमत्ता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें यमुना के पानी पर थिरक रही थी, अकबर के दरबार में एक विचित्र व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसका पहनावा देख दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसने अपना कुर्ता उल्टा पहना था, उसकी टोपी तिरछी की जगह पीछे की ओर झुकी थी और वो पीछे की ओर चलते हुए दरबार के केंद्र तक पहुंचा। उसने शहंशाह को सलाम करने के बजाय अपनी पीठ दिखाई और फिर घूमकर खड़ा हो गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, ऐ शख्स, ये क्या तमाशा है? तुम कौन हो और इस तरह बेअदबी से दरबार में क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, मेरा नाम विपरीत दास है। मैं सत्य का अन्वेषण करने वाला एक साधक हूं। दुनिया जिसे सीधा कहती है वो असल में उल्टा है, और जिसे दुनिया उल्टा समझती है वही सबसे बड़ा सच है। मैं हर सवाल का जवाब उल्टा ही देता हूं, क्योंकि सत्य हमेशा विरोधाभास में छिपा होता है। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो एक कोने में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, विपरीत दास, हमारे दरबार में बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन तुम्हारे जैसा अतरंगी कोई नहीं। क्या तुम हमारे सवालों का सामना करने के लिए तैयार हो? विपरीत दास ने कहा, बिल्कुल नहीं हुजूर। यानी मेरा मतलब है, हां। चूंकि उसे उल्टा बोलना था, इसलिए वो उलझन पैदा कर रहा था। अकबर ने पहला सवाल किया, ये बताओ, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? विपरीत दास ने बिना सोचे कहा, नीम का अर्क और करेले का रस। अकबर हंसे, और सबसे कड़वी चीज? जवाब आया, गन्ने का रस और शहद। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये आदमी पागल है, लेकिन बीरबल शांत थे। वे समझ रहे थे कि ये आदमी केवल शब्दों का खेल नहीं खेल रहा, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा दर्शन है। अकबर ने अगला सवाल पूछा, विपरीत दास, ये बताओ कि इंसान को सबसे ज्यादा सुख कब मिलता है? विपरीत दास ने कहा, जब वो अपने सबसे प्रिय मित्र को मुसीबत में देखता है और जब वो खुद कड़ी मेहनत करके हार जाता है। अकबर को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हारने में सुख मिलता है? विपरीत दास ने तर्क दिया, जहांपनाह, गहराई से सोचिए। जब इंसान हारता है तभी वो कुछ नया सीखता है। जीत तो उसे अहंकारी और अंधा बना देती है। इसलिए हार ही असली सुख का द्वार है, क्योंकि वो ज्ञान की ओर ले जाती है। अकबर को उसकी बात में वजन लगा। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। इस उल्टे पंडित से कुछ ऐसा पूछो कि या तो ये सीधा हो जाए, या फिर हमें यकीन हो जाए कि इसकी उल्टी बातों में ही बुद्धिमानी है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने विपरीत दास के पास जाकर कहा, विपरीत दास जी, आपकी विद्वत्ता देखकर मैं दंग हूं। चलिए, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछता हूं जिनके जवाब आपकी उल्टी दुनिया के हिसाब से होने चाहिए। बीरबल ने पूछा, ये बताओ, क्या इस वक्त दिन है या रात? बाहर तेज धूप खिली थी। विपरीत दास बोला, इतनी घनी अंधेरी रात मैंने आज तक नहीं देखी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दूसरा सवाल किया, विपरीत दास, अगर मैं तुम्हें एक सोने की अशर्फी दूं तो क्या तुम उसे नाली में फेंक दोगे? विपरीत दास ने अपनी आदत के अनुसार कहा, नहीं, मैं उसे अपनी जेब में रखूंगा। लेकिन चूंकि उसे उल्टा बोलना था, तो नहीं का मतलब हां होना चाहिए था। यही वो फंस गया। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, देखिए, इसने अभी कहा कि ये अशर्फी जेब में रखेगा। अगर ये उल्टा बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये उसे फेंक देगा, और अगर ये सच में उल्टा बोलने का दावा करता है तो इसे कहना चाहिए था कि हां, मैं फेंक दूंगा, जिसका असली मतलब होता कि ये नहीं फेंकेगा। दरबारी भ्रमित हो गए। बीरबल ने खेल को और रोचक बनाया। तभी दरबार में एक शिकायत लेकर एक आदमी आया।
वो एक गरीब किसान था। उसने कहा, जहांपना, मेरा पड़ोसी कहता है कि मैंने उसकी कुल्हाड़ी चुराई है, जबकि मैंने कभी उसकी कुल्हाड़ी देखी तक नहीं। अकबर ने विपरीत दास से कहा, तुम अपनी उल्टी बुद्धि से बताओ, चोर कौन है? विपरीत दास ने किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आदमी दुनिया का सबसे बड़ा दानी है। इसने कभी कुछ नहीं लिया। और इसका पड़ोसी, वो तो साक्षात हरिश्चंद्र है। वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। बीरबल ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने पड़ोसी, शिकायतकर्ता को बुलाया और कहा, देखो भाई, विपरीत दास जी ने कहा है कि तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसका उल्टा मतलब हुआ कि तुम बहुत बड़े झूठे हो। और किसान के लिए कहा कि वो दानी है, यानी वो लेने वाला नहीं, देने वाला है। पड़ोसी घबरा गया। बीरबल ने उसे डराते हुए कहा, विपरीत दास की नजरें पारखी है। वे जो बुरा कहते हैं वो अच्छा तय होता है, और जो अच्छा कहते हैं वो बुरा। उन्होंने तुम्हें सत्यवादी कहा है, यानी तुम अपराधी हो। पड़ोसी बीरबल के तर्क और विपरीत दास के रहस्यमयी व्यक्तित्व से इतना डर गया कि उसने सच उगल दिया कि उसने खुद ही कुल्हाड़ी कहीं छिपा दी थी ताकि किसान को फंसा सके। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस आदमी ने तो हमारी मनोरंजन की भूख मिटा दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इससे कोई ऐसा काम कराओ जिससे ये मजबूर होकर सीधा बोलने लगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने विपरीत दास से कहा, विपरीत दास जी, शहंशाह आपको दंड देना चाहते हैं क्योंकि आपने उनकी शान में गुस्ताखी की है। क्या आप जेल जाना पसंद करेंगे? विपरीत दास ने तुरंत कहा, हां, बिल्कुल, मुझे जेल में सड़ना बहुत पसंद है। बीरबल जानते थे कि वो उल्टा बोल रहा है, यानी वो जेल नहीं जाना चाहता। बीरबल ने सिपाही से कहा, इसे जेल मत ले जाओ, बल्कि इसे शाही बावर्ची खाने में ले जाओ और इसे दुनिया के सबसे कड़वे पकवान, जो असल में सबसे स्वादिष्ट बिरयानी और कबाब थे, खिलाओ। विपरीत दास को स्वादिष्ट खाना मिला। वो खाता जा रहा था और चिल्ला रहा था, थू थू, कितना गंदा खाना है, मैं और खाना चाहता हूं। अकबर और बीरबल हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वो स्वादिष्ट खाना खा रहा था, लेकिन अपनी कसम के कारण उसे गंदा कहना पड़ रहा था। अंत में बीरबल ने सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने पूछा, विपरीत दास, अब एक आखिरी सवाल, ये बताओ कि क्या सत्य सुंदर है या असत्य? विपरीत दास रुक गया। वो सोच में पड़ गया। अगर वो कहता है असत्य सुंदर है, तो उसकी आदत के अनुसार इसका मतलब होगा सत्य सुंदर है, जो कि सही है। लेकिन अगर वो सत्य को सुंदर कहता है, तो उसकी आदत के अनुसार वो असत्य बोल रहा होगा। उसने जवाब दिया, सत्य एक ऐसी सुंदर स्त्री है जिसके चेहरे पर असत्य का नकाब है। ये नकाब सही भी है और गलत भी। अकबर ने पूछा, ये कैसे? विपरीत दास अब थोड़े सामान्य स्वर में बोला, जहां पनाह, अगर एक मां अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा मीठी कहकर पिलाती है, तो वो असत्य बोल रही है। ये असत्य गलत है क्योंकि वो झूठ है, लेकिन वो सही भी है क्योंकि वो बच्चे की जान बचा रहा है। दरबार सन्न रह गया। उस व्यक्ति ने उल्टेपन के पीछे छिपे जीवन के महान दर्शन को उजागर कर दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण पागल या मनोरंजक व्यक्ति नहीं है। ये पड़ोसी राज्य के महान दार्शनिक आचार्य विपरीत है। इन्होंने ये वेश और ये तरीका इसलिए अपनाया ताकि वे दिखा सके कि दुनिया कितनी सतही है। हम अक्सर शब्दों पर जाते हैं, उनके पीछे की भावना पर नहीं। विपरीत दास ने अपना नकाब उतारा और शहंशाह को सीधा प्रणाम किया। उसने कहा, शहंशाह, मैं ये देखना चाहता था कि क्या आपके दरबार में कोई ऐसा है जो शब्दों के जाल को काटकर उसके पीछे के सत्य को देख सके। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि केवल सीधे रास्तों पर नहीं, बल्कि उल्टी पहेलियों में भी रास्ता खोज लेती है। अकबर ने आचार्य का सम्मान किया। उन्होंने कहा, आज आपने हमें सिखाया
कि कभी कभी सत्य को देखने के लिए नजरिया बदलना पड़ता है। जो बात एक के लिए सीधी है वही दूसरे के लिए उल्टी हो सकती है। अकबर ने आचार्य को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। आचार्य ने जाते जाते एक आखिरी बात कही, शहंशाह, याद रखिएगा, एक राजा का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो हाँ कहने वाले दरबारियों के बीच उस एक ना कहने वाले को ढूंढ ले जो सच बोल रहा हो। एक नजरिए का महत्व दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। कभी कभी सत्य को समझने के लिए हमें चीजों को विपरीत कोण से देखना पड़ता है। दो बुद्धिमानी की जीत बीरबल ने दिखाया कि जब कोई आपके साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा हो तो उसे उसी के नियमों से हराना चाहिए। 3 शब्द बनाम भावना इंसान जो बोलता है हमेशा वही सच नहीं होता। असली बुद्धिमान वह है जो शब्दों के पीछे छिपे इरादे और परिस्थिति को भांप ले। 4 विरोधाभास में सत्य जीवन में सुख दुख, हार जीत और सही गलत एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना कड़वे के मीठे का महत्व नहीं होता। दरबार में वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जहां लोगों ने न केवल ठाके लगाए बल्कि ये भी सीखा कि अगर कोई उल्टा चल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो गलत हो सकता है कि वो उस सच की ओर देख रहा हो जिसे सीधे चलने वाले नजरअंदाज कर देते हैं। बीरबल की चतुराई और आचार्य के दर्शन ने उस दिन अकबर के दरबार को ज्ञान के एक नए प्रकाश से भर दिया। अहंकार का पतन और बीरबल की चतुराई। मुगल सल्तनत के वैभव का क्या कहना। शहंशाह अकबर का दरबार दीवाने खास अपनी नक्काशी और शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उस दिन दरबार में एक ऐसे शख्स ने कदम रखा जिसके चर्चे 7 समंदर पार तक थे। उसका नाम था मिर्जा खुरासान। मिर्जा खुरासान के बारे में कहा जाता था कि वो दुनिया का सबसे चालाक इंसान है। उसने यूनान से लेकर चीन तक के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया था। वो न केवल 30 भाषाओं का ज्ञाता था बल्कि मनोविज्ञान, इंसान की फितरत को पढ़ने में भी माहिर था। मिर्जा ने दरबार में आकर शहंशाह को सलाम किया और बड़े ही गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके नवरत्न बहुत काबिल है। मैं यहां किसी इनाम की लालच में नहीं आया हूं बल्कि ये साबित करने आया हूं कि बुद्धि पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। मैं आपके दरबारियों को 2 चुनौतियां देता हूं। अगर वे हार गए तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि दिल्ली के दरबार से ज्यादा अक्ल मेरे पास है। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मिर्जा, हमें चुनौती स्वीकार है। बताइए, आपकी शर्तें क्या है? मिर्जा खुरासान ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी पहली चुनौती बहुत सरल है। मैं अभी आपके सामने 10 अलग अलग भाषाओं में बात करूंगा। आपके विद्वानों को यह बताना होगा कि मेरी मातृभाषा, मदर टंग, कौन सी है। शर्त यह है कि कोई भी मुझसे निजी सवाल नहीं पूछेगा। मिर्जा ने बोलना शुरू किया। उसने शुद्ध फारसी में शेर कहे, फिर संस्कृत के कठिन श्लोक पढ़े। उसके बाद उसने तुर्की, अरबी, पश्तो, यूनानी, यहां तक कि ब्रजभाषा और पंजाबी में भी इतनी महारत से बात की कि कोई भी ये नहीं कह पा रहा था कि उसकी असली भाषा कौन सी है। हर भाषा में उसका उच्चारण, एक्सेंट बिल्कुल स्थानीय निवासी जैसा था। दरबार के बड़े बड़े भाषाविद सिर खुजलाने लगे। मुल्ला दोपियाजा ने धीरे से कहा, हुजूर, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। इसकी असलियत पकड़ना नामुमकिन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, वक्त चाहिए। बीरबल ने कहा, मिर्जा साहब, आपकी काबिलियत काबिले तारीफ है। हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए आज रात का वक्त चाहिए। कल सुबह की पहली किरण के साथ आपको जवाब मिल जाएगा। रात का समय था। मिर्जा खुरासान को शाही अतिथि गृह, गेस्ट हाउस के एक आलीशान कमरे में ठहराया गया था। मिर्जा अपनी जीत के नशे में चूर था। उसने सोचा, आज तक कोई मेरी मातृभाषा नहीं पहचान पाया, ये बीरबल क्या खाकर पहचानेगा। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा था।
बीरबल चुपके से मिर्जा के कमरे की खिड़की के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि मिर्जा गहरी नींद में सो रहा है और खर्राटे ले रहा है। बीरबल ने एक लंबी घास की डंडी ली और खिड़की के रास्ते मिर्जा के कान में गुदगुदी करने लगे। मिर्जा ने नींद में हाथ मारा और करवट बदल ली। बीरबल नहीं रुके। उन्होंने दोबारा उसके कान और गर्दन पर घास से छेड़छाड़ की। इस बार मिर्जा की नींद खुल गई। वो अचानक उठकर बैठा और झुंझलाहट में जोर से चिल्लाया, ई की कोरछो, आमी की घूमते पारबोना, ये क्या कर रहे हो? क्या मैं सो नहीं सकता? बीरबल खिड़की के पीछे छिप गए। मिर्जा ने इधर उधर देखा। उसे लगा शायद कोई मच्छर या कीड़ा होगा। वो फिर सो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आए। उन्हें उनका जवाब मिल गया था। अगली सुबह दरबार लगा। मिर्जा खुरासान बड़े ठाठ से आया और बोला, तो बीरबल जी, क्या पता चला कि मेरी मातृभाषा क्या है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, मिर्जा साहब बहुत सी भाषाएं जानते हैं, लेकिन इनकी मातृभाषा बंगाली है। मिर्जा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हक्का बक्का रह गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, आपको कैसे पता चला? क्या आपने मेरे गांव में किसी को भेजा था? बीरबल बोले, नहीं मिर्जा साहब, बात सीधी सी है। इंसान चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन जब वो मुसीबत में होता है, अचानक डर जाता है या गुस्से में होता है, तो उसके मुंह से हमेशा अपनी मातृभाषा ही निकलती है। कल रात जब मैंने आपकी नींद में खलल डाला, तो आप बंगाली में चिल्लाए थे। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। अकबर बहुत खुश हुए। मिर्जा खुरासान अपनी हार से तिल मिला गया था। उसने कहा, ठीक है, एक एक की बराबरी हुई। अब मेरी दूसरी और आखिरी चुनौती। ये चुनौती बीरबल की ईमानदारी और बुद्धिमानी दोनों की परीक्षा लेगी। मिर्जा ने अपनी जेब से एक बहुत कीमती हीरा निकाला और अकबर को दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, ये हीरा बेशकीमती है। मैं इसे अपने सिरहाने रखकर सोऊंगा। आपके सबसे बेहतरीन पहरेदार पहरा देंगे। अगर बीरबल इसे चुरा ले बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो मैं हार मान लूंगा। और अगर वे नहीं चुरा पाए, तो उन्हें यह मानना होगा कि उनकी चालाकी मेरे सामने कुछ भी नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, चोरी करना तो गुनाह है, लेकिन चुनौती के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं हीरा चुरा लूं, तो मिर्जा साहब को अगले 7 दिनों तक मेरे घर का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। मिर्जा ने अहंकार में कहा, मंजूर है। 3 बेजान पुतलियां और न्याय का तराजू। मुगल सल्तनत की राजधानी दिल्ली अपने पूरे शबाब पर थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार दीवान आम खचाखच भरा हुआ था। देश विदेश के राजदूत, विद्वान और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे। लेकिन उस दिन का माहौल कुछ अलग था। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, कामरूप, असम के सुदूर प्रांत से एक महान पंडित और शिल्पी आचार्य चित्रगुप्त पधारे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। आचार्य के हाथ में 3 मखमली पोटलियां थी। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया और बोले, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धि के सागर बहते हैं और आपके नवरत्न दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी पहेली लेकर आया हूं जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। अकबर मुस्कुराए। कहिए आचार्य, वो क्या सवाल है? आचार्य ने पोटलियों से 3 पुतलियां, गुड़िया, निकाली। वे तीनों पुतलियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। रंग, रूप, बनावट, वजन, यहां तक कि उनकी मुस्कान भी रत्ती भर अलग नहीं थी। आचार्य बोले, शहंशाह, ये तीनों पुतलियां चंदन की लकड़ी से बनी हैं। बाहरी तौर पर ये समान है, लेकिन इनमें से एक उत्तम है, एक मध्यम है और एक अधम, घटिया है। आपको और आपके दरबारियों को यह बताना है कि कौन सी पुतली श्रेष्ठ है और क्यों। और शर्त यह है कि इन्हें न तो काटा जा सकता है और नहीं इन्हें तोड़ा जा सकता है।
अकबर ने गर्व से अपने दरबारियों की ओर देखा। सबसे पहले मुल्ला दो पियाजा आगे आए। उन्होंने अपनी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाया, पुतलियों को सूंघा, उन्हें चखने की कोशिश की और अंत में बोले, जहां पनाह, ये पुतली ज्यादा खुश लग रही है, शायद यही उत्तम है। आचार्य चित्रगुप्त मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, रंग और रूप में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद शाही ज्योतिषी आए। उन्होंने सितारों की चाल नापी, पंचांग देखा और कहा, इस पुतली पर बृहस्पति की छाया है, इसलिए ये उत्तम है। आचार्य ने फिर सिर हिला दिया। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। बड़े बड़े विद्वान, गणितज्ञ और कलाकार हार मान चुके थे। अकबर का पारा चढ़ने लगा। उन्हें लगा कि उनके दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक शांत बैठे सब कुछ देख रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस गुत्थी को सुलझा सकते हो? या हम ये मान ले कि आचार्य हमारे दरबार से विजयी होकर लौटेंगे? बीरबल धीमे से मुस्कुराए और अपनी जगह से उठे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे बस 3 छोटे तिनकों, धागे जैसे महीन तारों की आवश्यकता है और थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने पहली पुतली उठाई। उन्होंने ध्यान से उसके कानों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उसके दोनों कानों में बहुत ही बारीक छेद है। बीरबल ने एक महीन तार पहली पुतली के कान में डाला। तार एक कान से घुसा और दूसरे कान से बाहर निकल गया। बीरबल बोले, हुजूर, ये पुतली अधम, घटिया है। फिर बीरबल ने दूसरी पुतली उठाई। उसके भी कान में छेद था। बीरबल ने तार डाला। इस बार तार कान से घुसा और पुतली के मुंह से बाहर निकल गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये पुतली मध्यम दर्जे की है। अंत में बीरबल ने तीसरी पुतली उठाई। तार उसके कान में डाला गया, लेकिन वो न तो दूसरे कान से निकला और न ही मुंह से। वो सीधा पुतली के पेट, हृदय में चला गया। बीरबल ने पुतली को हवा में लहराते हुए कहा, जहां पनाह, ये पुतली सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। पूरा दरबार अचंभित था। आचार्य चित्रगुप्त की आंखें फटी की फटी रह गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, ये कमाल तुमने कैसे किया? और तार का अंदर जाना या बाहर आना इनके उत्तम या अधम होने का प्रमाण कैसे हो सकता है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, 1. पहली पुतली, अधम जहांपनाह। पहली पुतली उन लोगों का प्रतीक है जो एक कान से बात सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोग किसी की सलाह या ज्ञान पर ध्यान नहीं देते। समाज के लिए इनका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए ये घटिया है। 2. दूसरी पुतली, मध्यम। दूसरी पुतली उन लोगों जैसी है जो बात को कान से सुनते हैं और तुरंत मुंह से बाहर उगल देते हैं। ये वे लोग हैं जो राज की बात नहीं पचा सकते या बिना सोचे समझे दूसरों की बातें फैलाते हैं। ये लोग मध्यम श्रेणी के हैं, क्योंकि ये ज्ञानी तो हो सकते हैं पर भरोसेमंद नहीं। 3. तीसरी पुतली, उत्तम। लेकिन ये तीसरी पुतली उन श्रेष्ठ मनुष्यों का प्रतीक है जो बात को सुनते हैं, उसे अपने भीतर हृदय में उतारते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। ऐसे लोग गंभीर, ज्ञानी और धैर्यवान होते हैं। वे समाज की नींव है, इसीलिए ये पुतली सबसे उत्तम है। आचार्य चित्रगुप्त बीरबल के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, शहंशाह, मैंने कई राज्यों का भ्रमण किया, लेकिन ऐसा सटीक और दार्शनिक जवाब कहीं नहीं मिला। बीरबल वाकई नवरत्नों में कोहिनूर है। अकबर बीरबल के जवाब से इतने खुश हुए कि उन्होंने आचार्य को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। लेकिन तभी अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, क्या बीरबल हर परिस्थिति में जीत सकता है? अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने पुतलियों का भेद तो बता दिया। अब मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है। अगर तुम इसका जवाब दे पाए, तभी मैं तुम्हें इस साल का सबसे बड़ा पुरस्कार दूंगा। बीरबल ने झुककर कहा, आज्ञा दे जहांपनाह। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है और सबसे बदसूरत चीज क्या है? शर्त यह है कि वो एक ही चीज होनी चाहिए।
जो सुंदर भी हो और बदसूरत भी। दरबार में फिर से खुसफुसाहट होने लगी। ऐसी कौन सी चीज है जो एक ही समय में सुंदर और कुरूप दोनों हो सकती है? बीरबल ने एक क्षण भी नहीं गवाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, वो चीज है। मनुष्य की जुबान, जीभ। अकबर चौंके, वो कैसे? बीरबल बोले, हुजूर, जब इसी जुबान से कोई मीठे शब्द बोलता है, दुआ देता है या सत्य कहता है, तो इससे सुंदर इस संसार में कुछ नहीं है। ये टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है और दुश्मनों को दोस्त बना देती है। लेकिन जब यही जुबान झूठ बोलती है, गाली देती है, चुगली करती है या किसी का अपमान करती है, तो इससे बदसूरत और घातक चीज पूरी कायनात में नहीं है। ये हंसते खेलते घरों को उजाड़ देती है और युद्ध छिड़वा देती है। अकबर गदगद हो गए। उन्होंने अपनी गले की कीमती मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। तभी मुल्ला दोपियाजा ने बीच में टांग अड़ाते हुए कहा, बीरबल भाई, सब तो ठीक है, पर मेरी जुबान तो सिर्फ बिरयानी का स्वाद चखने के काम आती है। उसका क्या? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुल्ला जी, आपकी जुबान के लिए तो एक चौथी पुतली बनानी पड़ेगी। भोजन भट्ट पुतली, जिसके कान, नाक और मुंह सब सिर्फ रसोई की तरफ खुलते हों। अकबर की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शाम की महफिल जम चुकी थी और एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी का परचम मुगलिया दरबार में लहरा रहा था। कहानी का नैतिक: 1. सुनना और समझना ज्ञान केवल सुनने में नहीं, बल्कि उसे आत्मसात करने और सही समय पर उपयोग करने में है। 2. वाणी का महत्व: हमारी वाणी ही हमारा व्यक्तित्व तय करती है। मीठा बोलने वाला दुनिया जीत सकता है, जबकि कड़वा बोलने वाला अपनी योग्यता खो देता है। 3. बुद्धि का उपयोग हर समस्या का समाधान बल से नहीं, बल्कि शांत दिमाग और सूक्ष्म निरीक्षण से संभव है। जब समय पहुंचा बीरबल की अदालत में, मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में, एक शाम शहंशाह अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। ढलते सूरज की लालिमा यमुना के पानी में झिलमिला रही थी। अचानक अकबर का ध्यान एक उड़ते हुए सूखे पत्ते पर गया। उन्होंने देखा कि देखते ही देखते वो पत्ता हवा के झोंके के साथ ओझल हो गया। अकबर ने पास खड़े बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बेईमान चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, वैसे तो बेईमानी इंसानों की फितरत है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो समय सबसे बड़ा बेईमान है। ये कभी किसी का सगा नहीं होता। अकबर को ये बात चुभ गई। उन्होंने कहा, लेकिन बीरबल, समय तो खुदा का रूप है। वो तो सबको समान अवसर देता है। तुम उसे बेईमान कैसे कह सकते हो? अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, हुजूर, मुझे 7 दिन का समय दे। मैं समय को ही आपकी अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा और वो खुद अपनी बेईमानी कबूल करेगा। 7 दिन बीत गए। पूरे आगरा में खबर फैल गई कि बीरबल आज समय, वक्त पर मुकदमा चलाने वाले हैं। लोग हैरान थे। क्या कोई समय को पकड़ सकता है? क्या कोई उसे अदालत में ला सकता है? दीवान आम खचाखच भरा था। नवरत्न अपनी कुर्सियों पर थे। शहंशाह अकबर ऊंचे तख्त पर विराजमान थे। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। उनके पीछे 4 मजदूर एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढांचा लेकर आए, जो पूरी तरह से काले मखमली कपड़े से ढका हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम समय को ले आए? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहांपनाह। इस काले पर्दे के पीछे समय कैद है, लेकिन उसे सुनने और देखने के लिए हमें 3 गवाहों की जरूरत पड़ेगी, जिनकी जिंदगी इस समय ने बर्बाद की है। बीरबल ने पहले गवाह को बुलाया। वो एक बूढ़ा भिखारी था, जो कभी आगरा का सबसे अमीर जौहरी हुआ करता था। पहला गवाह जहांपनाह, 10 साल पहले मेरे पास हीरे जवाहरात का अंबार था। मैंने एक रात सपना देखा कि मेरा व्यापार और बढ़ेगा। मैंने अपना सारा धन एक नए जहाज में लगा दिया, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि समुद्र में तूफान आ गया और एक ही पल में
मैं सड़क पर आ गया। समय ने मुझे संभलने का मौका तक नहीं दिया। क्या ये बेईमानी नहीं है? बीरबल ने दूसरे गवाह को बुलाया। वो एक विलापी मां थी। दूसरा गवाह, हुजूर, मेरा बेटा कल तक मेरे पास था। वो स्वस्थ था, खेल रहा था, लेकिन अचानक समय की ऐसी मार पड़ी कि एक तेज बुखार उसे मुझसे छीन ले गया। समय ने मेरी ममता का लिहाज नहीं किया। तीसरा गवाह एक हारा हुआ सिपाही था, जिसने एक छोटी सी गलती की वजह से युद्ध खो दिया था। तीसरा गवाह, जहांपनाह, अगर समय मुझे केवल 2 मिनट और दे देता तो मैं किले का दरवाजा बंद कर देता और हम जीत जाते। लेकिन समय ने उन 2 मिनटों की बेईमानी की और हम गुलाम बन गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तो इंसानों की आपबीती है। अब समय को कटघरे में लाओ। बीरबल ने इशारा किया और मखमली कपड़ा हटा दिया गया। वहां एक विशाल आईना, मिरर और एक रेत घड़ी, आर ग्लास, रखी थी। बीरबल ने आईने की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यही समय का चेहरा है। जब हम इसमें देखते हैं तो हमें आज का चेहरा दिखता है, लेकिन समय धीरे धीरे इस चेहरे को बदल देता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि वो हमारी जवानी चोरी कर लेता है और बदले में झुर्रियां दे जाता है। फिर बीरबल ने रेत घड़ी उठाई और कहा, अब मैं समय से जरा सवाल जवाब करूंगा। बीरबल ने खाली हवा की ओर देखते हुए पूछा, ऐ समय, तूने जौहरी का धन क्यों छीना? तूने मां का बेटा क्यों लिया? तूने सिपाही को 2 मिनट क्यों नहीं दिए? अचानक बीरबल ने खुद ही अपनी आवाज बदलकर एक भारी और गूंजती हुई आवाज में जवाब देना शुरू किया। ये उनकी कला थी। समय की आवाज, बीरबल के माध्यम से मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। जौहरी जब लालच में था, तब मैंने उसे सतर्कता का समय दिया था, पर उसने उसे अनदेखा किया। मां को मैंने बेटे के साथ बिताने के लिए हजारों सुनहरे घंटे दिए थे, पर उसने सोचा कि बेटा हमेशा रहेगा। सिपाही को मैंने युद्ध से पहले तैयारी के लिए महीनों दिए थे, पर उसने उन महीनों को आलस में बिताया और अंत में मुझसे 2 मिनट मांगने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, समय बेईमान इसलिए है क्योंकि वो कभी रुकता नहीं। वो हर इंसान को बराबर 24 घंटे देता है, लेकिन वो अपनी चाल इतनी खामोश रखता है कि इंसान को लगता है कि वो अभी बहुत है। यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, तुमने कहा था कि तुम उसे कटघरे में खड़ा करोगे। आईना और रेत घड़ी तो बेजान चीजें हैं। बीरबल मुस्कुराए और एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने एक जलता हुआ दीपक अकबर के सामने रखा और कहा, हुजूर, इस दीपक की लौ को देखिए। जैसे ही अकबर ने लौ को देखा, बीरबल ने तुरंत उसे बुझा दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, वो पल जो अभी था वो बीत गया। वो अब इस दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद नहीं है। समय की बेईमानी यही है कि वो अभी को तभी बना देता है और हम उसे पकड़ नहीं पाते। जो राजा आज तख्त पर है, समय उसे कल धूल में मिला देता है, और जो धूल में है उसे तख्त पर बिठा देता है। वो किसी का सगा नहीं है। तभी मुल्ला दोपियाजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बीरबल भाई, ये तो दार्शनिक बातें हो गई। कोई ठोस सबूत दो कि समय सच में बेईमान है। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला जी, आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया था? मुल्ला बोले, 4 पराठे और कबाब। बीरबल ने पूछा, क्या आप वे पराठे अभी मुझे वापस दे सकते हैं? मुल्ला हंसे, कैसी बेवकूफी भरी बात है, वे तो पेट में जाकर पच गए। बीरबल बोले, यही सबूत है। समय ने आपसे आपके पराठे छीन लिए और आपको पता भी नहीं चला। समय हर चीज को खा जाता है। वो सबसे बड़ा शिकारी है। अकबर बीरबल की बातों से गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि हम जिसे बुरा वक्त कहते हैं, वो असल में हमारे द्वारा अच्छे वक्त में की गई गलतियों का नतीजा होता है। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, इस बेईमान समय को सजा क्या दी जाए? बीरबल ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जहांपनाह,
समय को कैद नहीं किया जा सकता, उसे सजा नहीं दी जा सकती। इसकी सजा बस एक ही है, इसका सही इस्तेमाल। जो इंसान समय का सम्मान करता है, समय उसके कदमों में झुक जाता है, और जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे मिट्टी में मिला देता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को अपने गले का बेशकीमती हार पहनाया और कहा, आज तुमने समय की ऐसी व्याख्या की है कि मेरा अहंकार टूट गया। वाकई समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। सभा समाप्त होने के बाद बीरबल ने मुल्ला दोपियाजा के पास जाकर धीरे से कहा, मुल्ला जी, घर जल्दी जाइए, वरना समय आपकी बेगम के गुस्से को और बढ़ा देगा, और उस समय की बेईमानी के आगे मेरी चतुराई भी काम नहीं आएगी। मुल्ला अपनी पगड़ी संभालते हुए तेजी से घर की ओर भागे और पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। कहानी का नैतिक। 1. समय की तटस्थता समय न अच्छा होता है न बुरा, वो केवल एक प्रवाह है। हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये हमारा भविष्य तय करता है। 2. वर्तमान का महत्व बीता हुआ समय एक रद्द चेक है, आने वाला समय प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन वर्तमान नकद कैश है, इसका समझदारी से उपयोग करें। 3. जवाबदेही। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए बुरे वक्त को दोष देते हैं, जबकि असल में वो हमारे पिछले निर्णयों का परिणाम होता है। 4. परिवर्तनशीलता। समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है, इसलिए सफलता में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल की महाभस। इंसान की असलियत क्या है। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर की एक सुहानी शाम थी। आगरा के किले में दीवान खास सजा हुआ था। बादशाह अकबर आज कुछ दार्शनिक मूड में थे। उनके पास बीरबल बैठे थे और चारों तरफ अन्य दरबारी मौजूद थे। अकबर ने अचानक एक सवाल छेड़ा, बीरबल, दुनिया में इंसान की पहचान किससे होती है? उसकी शिक्षा और तहजीब, एजुकेशन मैनर्स से, या फिर उसके जन्म और मूल स्वभाव, नेचर रूट्स से? अकबर का मानना था कि इंसान को अगर अच्छी तालीम दी जाए तो वो अपनी फितरत, स्वभाव बदल सकता है। लेकिन बीरबल का तर्क अलग था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, तालीम इंसान को निखारती जरूर है, लेकिन वक्त आने पर इंसान अपने मूल स्वभाव और अपनी जड़ों की ओर ही लौटता है। संस्कार और जन्मजात प्रवृत्तियां कभी नहीं बदलती। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम गलत हो। मैं एक जंगली जानवर को भी तहजीब सिखाकर दरबारी बना सकता हूं। बहस लंबी खिंच गई। सूरज ढल गया, शमा जल उठी, लेकिन दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, इस बहस का फैसला एक इम्तिहान से होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि शिक्षा ही सर्वोच्च है। अभी ये बहस चल ही रही थी कि दरबार में एक पंडित का आगमन हुआ। वो पंडित अत्यंत विद्वान प्रतीत होता था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाहिंद, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बड़े बड़े पारखी और विद्वान बैठते हैं। मैं एक चुनौती लेकर आया हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती पंडित जी? पंडित ने गर्व से कहा, हुजूर, मैं दुनिया की 20 भाषाएं बिल्कुल स्थानीय लहजे में बोल सकता हूं। मैं फारसी ऐसे बोलता हूं जैसे ईरान का निवासी हूं, संस्कृत ऐसे जैसे काशी का विद्वान, और तुर्की ऐसे जैसे उस्मानिया सल्तनत का सिपाही। मेरी चुनौती यह है कि आपके दरबार का कोई भी व्यक्ति ये पहचान कर बताए कि मेरी मातृभाषा, मदर टंग क्या है। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने नवरत्नों की ओर देखा। मुल्ला दोपियाजा, हकीम हुमाम और अबुल फजल जैसे विद्वानों ने एक एक करके पंडित से बात की। मुल्ला दोपियाजा ने अरबी में बात की, पंडित ने अरबी में बेनजीर जवाब दिया। राजा मानसिंह ने राजपूती में बात की, पंडित ने मारवाड़ी में उसे भी मात दे दी। तानसेन ने ब्रजभाषा में कुछ पूछा, पंडित ने उसी मिठास में उत्तर दिया। पूरा दरबार चकित था। कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था कि उसकी असलियत क्या है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा,
क्यों बीरबल, तुम्हारी मूल स्वभाव वाली थ्योरी यहां काम आएगी? बताओ, इस पंडित की मातृभाषा क्या है? बीरबल ने पंडित को गौर से देखा और कहा, जहांपना, मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल सुबह मैं इस रहस्य का खुलासा करूंगा। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल सोए नहीं थे। वो जानते थे कि ये पंडित बहुत ही शातिर है और उसने अपनी शिक्षा से अपनी पहचान पूरी तरह छुपा ली है। बीरबल चुपके से उस कक्ष के बाहर पहुंचे जहां पंडित सो रहा था। पंडित गहरी नींद में था। बीरबल ने अपने साथ एक लंबी घास का तिनका लिया था। उन्होंने खिड़की से रेंगते हुए पंडित के बिस्तर के पास पहुंचे और बहुत ही धीमे से उस तिनके को पंडित के कान में घुसेड़ दिया। नींद में पंडित को खुजली महसूस हुई। उसने हाथ से कान झटक दिया। बीरबल फिर भी नहीं रुके। उन्होंने फिर से पंडित के पैर के तलवे पर गुदगुदी की और फिर कान में जोर से फूंक मारी। अचानक पंडित की नींद टूट गई। वो घबराकर उठ बैठा और अंधेरे में चिल्लाया, ए वडुरा अदी, नन्नू निद्रपोनी वरा, कौन है वह? मुझे सोने क्यों नहीं देते? पंडित को पता नहीं चला कि उसे किसी ने देखा है। वो फिर से बड़बड़ाते हुए सो गया। बीरबल मुस्कुराए और चुपचाप वहां से निकल गए। उन्हें उनका जवाब मिल गया था। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। अकबर ने पूछा, हाँ बीरबल, क्या तुमने पता लगाया कि पंडित जी की मातृभाषा क्या है? बीरबल ने आगे बढ़कर पंडित को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, पंडित जी वाकई बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने दुनिया भर की भाषाएं सीखी है, लेकिन इनकी मातृभाषा तेलुगु है। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अकबर के सामने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल जी, आप वाकई बेमिसाल हैं। आपने कैसे जाना, जबकि कल मैंने आपसे एक शब्द भी तेलुगु में नहीं कहा था? अकबर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, बीरबल, ये जादू तुमने कैसे किया? बीरबल ने पूरी घटना सुनाई और फिर अपनी उस बहस को याद दिलाया। बीरबल बोले, जहांपनाह, जब इंसान आराम में होता है तो वो भाषा बोलता है जो उसने सीखी है, लेकिन जब इंसान मुसीबत में होता है, अचानक डर जाता है या गुस्से में होता है, तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। शिक्षा का लेप संकट के समय उतर जाता है और मूल स्वभाव बाहर आ जाता है। अकबर निरुत्तर थे। बीरबल ने न केवल पंडित की पहचान बताई, बल्कि अपनी पिछली बहस भी जीत ली थी। अकबर हार तो मान गए थे, लेकिन उनके मन में एक और उलझन थी। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, मूल स्वभाव बड़ा है, लेकिन बीरबल, लोग कहते हैं कि खुदा, ईश्वर सब कुछ करता है। अगर वो सब कुछ करता है तो वो दिखता क्यों नहीं? और वो इस वक्त क्या कर रहा है? ये सवाल और भी कठिन था। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंसेंगे। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब देने के लिए मुझे आपकी जगह सिंहासन पर बैठना होगा और आपको मेरी जगह नीचे आना होगा, क्योंकि गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर होता है और शिष्य नीचे। अकबर खेल खेल में मान गए। वो नीचे कालीन पर बैठ गए और बीरबल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। बीरबल ने सिंहासन पर बैठते ही शाही अंदाज में कहा, शहंशाह अकबर, आपने पूछा कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, तो देखिए, इस वक्त खुदा एक बादशाह को नीचे जमीन पर बिठा रहा है और एक मामूली दरबारी को शहंशाह के तख्त पर बिठा रहा है। वो पलक झपकते ही राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। यही वो हर पल करता है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया। बहस अभी खत्म नहीं हुई थी। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल को पूरी तरह निचोड़ लेना है। उन्होंने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? कोई कहेगा आम, कोई कहेगा शहद, कोई कहेगा मिश्री। तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज है जरूरत, सेल्फ इंटरेस्ट नीड। अकबर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? जरूरत कोई खाने की चीज तो है नहीं। बीरबल ने कहा,
वक्त आने पर मैं इसे भी साबित कर दूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर को शिकार के बहाने एक ऐसी जगह ले गए जहां मीलों तक पानी नहीं था। तेज धूप थी। दोनों प्यास से व्याकुल हो गए। बीरबल ने पहले ही इंतजाम कर रखा था कि उनके पास पानी खत्म हो जाए। जब अकबर की हालत खराब होने लगी, तब बीरबल ने एक झोपड़ी दिखाई जहां एक आदमी गंदे बर्तन में थोड़ा सा मटमैला पानी लिए बैठा था। अकबर ने उस पानी के लिए अपनी बेशकीमती अंगूठी तक देने की बात कह दी। जब अकबर ने वो पानी पिया तो उन्होंने कहा, आह, ऐसा मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, वो पानी मीठा नहीं था, वो तो साधारण और थोड़ा खारा था। लेकिन आपको वो मीठा इसलिए लगा क्योंकि उस वक्त आपको उसकी जरूरत थी। इसीलिए जब जरूरत होती है तो कड़वी बात भी मीठी लगती है और गंदा पानी भी अमृत। अकबर अब पूरी तरह संतुष्ट थे। उन्होंने स्वीकार किया कि 1. इंसान की जड़ें, मातृभाषा स्वभाव, शिक्षा से ज्यादा गहरी होती है। 2. वक्त का चक्र ही ईश्वर की शक्ति है। 3. इंसान के स्वाद और पसंद उसकी स्थितियों, जरूरत पर निर्भर करते हैं। अकबर ने अपनी गले की मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे वजीर नहीं, तुम मेरे दिमाग की खिड़की हो। जब तक तुम मेरे पास हो, मुझे दुनिया का कोई भी दार्शनिक या विद्वान परास्त नहीं कर सकता। सारे दरबारी जो बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, अपना सा मुंह लेकर रह गए। मुल्ला दोपियाजा ने भी धीमी आवाज में कहा, मान गए बीरबल भाई, आपकी अक्ल का वाकई कोई सानी नहीं। कहानी का सार, मोरल। 1. जड़ें कभी नहीं छूटती, आप कितनी भी भाषाएं सीख लें या कितना भी आधुनिक बन जाएं। संकट के समय आपकी असलियत, संस्कार और मातृभाषा ही आपकी पहचान बनती है। 2. अहंकार का त्याग सत्ता और स्थिति कभी भी बदल सकती है। इसलिए इंसान को कभी अपने पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। 3. दृष्टिकोण की शक्ति किसी भी समस्या का समाधान किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ में होता है। कहानी के अंत में जब बीरबल घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, आज बड़ी देर कर दी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज शहंशाह को इंसान होने का मतलब सिखा रहा था, पर खुद को भूखा होने का मतलब अब समझ आ रहा है। जल्दी खाना लाओ। बीरबल और 3 बेमिसाल फैसले। जब न्याय बना मिसाल। मुगल साम्राज्य के सुनहरे गलियारों में एक सुबह शहंशाह अकबर कुछ बेचैन थे। उनके सामने न्याय का एक ऐसा मामला आया था जिसमें गवाह भी सच्चे लग रहे थे और आरोपी भी बेगुनाह नजर आ रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, न्याय करना आसान है, लेकिन ऐसा न्याय करना कि हारने वाला भी मुस्कुराते हुए घर जाए, ये नामुमकिन है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, न्याय का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था को सुधारना होना चाहिए। अगर इजाजत हो तो मैं आज के तीनों उलझे हुए मामलों का निपटारा करूं। अकबर ने सिंहासन पर झुकते हुए कहा, ठीक है बीरबल, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। हम भी देखेंगे कि तुम्हारे फैसले गलत क्यों नहीं होते। मामला नगर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनीराम की तिजोरी से 5000 स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई थी। शक उसके 5 खास नौकरों पर था जो सालों से उसके साथ थे। सेठ का कहना था कि बाहर से कोई नहीं आया, चोरी घर के ही किसी सदस्य ने की है। लेकिन समस्या ये थी कि 5 नौकरों ने अपनी वफादारी की कस्में खाई और रोने लगे। बीरबल ने 5 नौकरों को सामने बुलाया। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बल्कि सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम सब ईमानदार हो, लेकिन चोर तो इन्हीं में से कोई एक है। इसलिए मैंने कतर से जादुई लकड़ियां मंगवाई है। बीरबल ने 5 को एक एक समान लंबाई की लकड़ी दी और कहा, ये लकड़ियां चोर को पहचानती है। आज रात इन्हें अपने पास रखो। जो असली चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह मैं इन्हें देखूंगा। रात भर चोर सो नहीं पाया। उसने सोचा,
अगर कल सुबह मेरी लकड़ी 2 इंच लंबी निकली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने अपनी बुद्धि लगाई और अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया। उसने सोचा कि जब लकड़ी 2 इंच बढ़ेगी तो वो कटने के बाद वापस असली साइज की हो जाएगी। अगली सुबह बीरबल ने सबकी लकड़ियां देखी। एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल चिल्लाए, यही है चोर। अकबर का सवाल, लेकिन बीरबल, तुमने कहा था लकड़ी बढ़ेगी, इसकी तो छोटी हो गई। बीरबल का फैसला, जहां पनाह, लकड़ियां जादुई नहीं थी। चोर के मन में डर था। उसने खुद ही अपनी लकड़ी छोटी कर ली। अब सुनिए मेरा फैसला। चूंकि इस नौकर ने चोरी अपनी बीमार मां के इलाज के लिए की थी और उसने सच स्वीकार कर लिया है, इसलिए सेठ जी इसे नौकरी से नहीं निकालेंगे, बल्कि इसकी मां का इलाज करवाएंगे और ये नौकर अगले 2 साल तक बिना वेतन के काम करके वो कर्ज चुकाएगा। परिणाम, सेठ को पैसे वापस मिल गए, नौकर को प्रायश्चित का मौका मिला और उसकी मां का इलाज भी हुआ। कोई भी गलत नहीं था। मामला दरबार में 2 महिलाएं आई। दोनों एक ही छोटे बच्चे पर अपना हक जता रही थी। एक महिला अमीर थी, दूसरी गरीब। अमीर महिला का कहना था कि गरीब महिला ने उसका बच्चा चुराया है, जबकि गरीब महिला रो रो कर कह रही थी कि ये उसी की कोख का लाल है। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर जल्लाद को बुलाया। पूरा दरबार काम गया। बीरबल ने कहा, यह फैसला बहुत कठिन है। बच्चा किसका है ये पता नहीं चल रहा, इसलिए हम इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करेंगे। आधा अमीर महिला को मिलेगा, आधा गरीब महिला को। जैसे ही जल्लाद ने तलवार निकाली, अमीर महिला चुपचाप खड़ी रही, लेकिन गरीब महिला बीरबल के पैरों में गिर पड़ी। वो चिल्लाई, नहीं हुजूर, बच्चे को मत मारिए, भले ही उसे उस अमीर औरत को दे दीजिए, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। मैं अपना दावा छोड़ती हूं। बीरबल ने तुरंत तलवार उकवाई और कहा, बच्चा इस गरीब महिला को दे दिया जाए। एक नकली मां बच्चे के टुकड़े देख सकती है, लेकिन असली मां कभी नहीं। तभी बीरबल ने उस अमीर महिला को भी बोलने का मौका दिया। पता चला कि उस महिला का अपना बच्चा कुछ दिन पहले मर गया था और वो दुख के कारण मानसिक संतुलन खो बैठी थी। बीरबल ने उसे जेल भेजने के बजाय शाही वैद्य से इलाज कराने और अनाथालय में सेवा करने का आदेश दिया। परिणाम, मां को बच्चा मिला और दुखी महिला को जीवन का नया मकसद और इलाज। न्याय का ये तराजू भी बिल्कुल सटीक रहा। ये मामला सबसे पेचीदा था। 3 दोस्त थे। एक बहुत बुद्धिमान था, लेखक, दूसरा बहुत अमीर था, साहूकार, और तीसरा बहुत मेहनती, मजदूर। तीनों ने मिलकर एक बंजर जमीन पर बाग लगाया था। जब बाग फल देने लगा और बहुत कीमती हो गया, तो तीनों में झगड़ा हो गया कि इस बाग का असली मालिक कौन है। बुद्धिमान ने कहा, मेरी योजना, प्लान के बिना यहां कुछ न उगता। अमीर ने कहा, मेरे पैसे, कैपिटल के बिना बीज और खाद ना आती। मेहनती ने कहा, मेरे पसीने, लेबर के बिना ये जमीन बंजर ही रहती। अकबर को लगा कि बीरबल यहां जरूर फेल होंगे, क्योंकि तीनों का योगदान बराबर था। बीरबल ने तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि कल सुबह तक फैसला होगा। रात को बीरबल ने गुप्त रूप से एक अफवाह फैलाई कि उस बाग में आग लग गई है। ये सुनते ही अमीर आदमी अपनी तिजोरी की चाबियां संभालने लगा कि अगर बाग जल गया तो वो दूसरा खरीद लेगा। बुद्धिमान आदमी सोचने लगा कि अब अगली योजना किस जमीन पर बनानी है, लेकिन मेहनती मजदूर नंगे पैर बाग की तरफ दौड़ा और पागलों की तरह पानी की बाल्टियां ढूंढने लगा, जबकि आग लगी ही नहीं थी। अगली सुबह बीरबल ने कहा, बाग का मालिकाना हक उस मेहनती मजदूर को दिया जाता है। अमीर के लिए वो केवल निवेश था, बुद्धिमान के लिए केवल एक प्रयोग, लेकिन उस मजदूर के लिए वो बाग उसकी संतान जैसा था। वही उसकी रक्षा के लिए सबसे पहले भागा। बीरबल ने यहां भी एक संतुलन बनाया। उन्होंने आदेश दिया कि मजदूर बाग का मालिक रहेगा,
लेकिन वो बाग की आमदनी का 20% अमीर को उसका कर्ज चुकाने के लिए देगा और 10% बुद्धिमान को उसके परामर्श कंसल्टेशन के लिए हर साल देगा। परिणाम, मजदूर को जमीन मिली, अमीर को उसका निवेश ब्याज समेत वापस मिला और बुद्धिमान को उसकी बुद्धि की रॉयल्टी मिली। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शाम ढलते ढलते अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि न्याय केवल सजा देना नहीं है। तुमने चोर को सुधारा, मां को उसका हक दिलाया और मेहनत को उसका सम्मान दिया। तुम्हारे ये 3 फैसले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, न्याय का असली मस्तक वही है जो दया और विवेक के कंधों पर टिका हो। 1. अपराध से घृणा करो। अपराधी से नहीं, सजा ऐसी हो कि व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का अवसर मिले। 2. त्याग ही सत्य की पहचान है। जो वास्तव में प्रेम करता है वो त्याग करने से पीछे नहीं हटता, जैसे उस मां ने किया। 3. ममत्व और मेहनत सर्वोपरि है, धन और बुद्धि साधन है, लेकिन किसी चीज को सींचने के लिए जो पसीना और ममता चाहिए वही उसे मालिक बनाती है। बीरबल ने अंत में अकबर से कहा, हुजूर, अब मेरे इन 3 सही फैसलों के बदले मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, अगर तुम छुट्टी पर चले गए तो मेरे बाकी के फैसलों का क्या होगा? तुम यहां से कहीं नहीं जा रहे। अकबर की अदालत में आया आदमी जो सही भी था और गलत भी। एक दिन आगरा के शाही किले में रोज की तरह दरबार सजा हुआ था। नक्कारे बज चुके थे, मंत्री अपनी अपनी जगह खड़े थे और बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में हल्की मुस्कान के साथ खड़े थे। दरबार सामान्य ही चल रहा था कि अचानक दरवाजे पर शोर मच गया। हमें बादशाह से मिलना है, अभी। सिपाहियों ने एक आदमी को पकड़ रखा था। कपड़े साधारण, चेहरा आत्मविश्वास से भरा, आंखों में अजीब सी चमक। अकबर ने हाथ उठाया, उसे अंदर आने दो। वो आदमी दरबार के बीच आकर खड़ा हो गया। न डरा, न झुका, न घबराया। अकबर ने पूछा, बताओ, क्या फरियाद है? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं सही भी हूं और गलत भी। पूरा दरबार सन्न। एक मंत्री फुसफुसाया, ये कैसा जवाब है? दूसरा बोला, लगता है दिमाग खराब है। बीरबल ने ध्यान से उस आदमी को देखा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। दरबार में पहेलियां नहीं बुझाई जाती। स्पष्ट बोलो, तुम सही हो या गलत? आदमी मुस्कुराया, जहांपनाह, यही तो मेरी परेशानी है। अगर मैं खुद को सिर्फ सही कहूं तो झूठ होगा, और सिर्फ गलत कहूं तो भी झूठ होगा। दरबार में हंसी और खुसर पुसर फैल गई। बीरबल मन ही मन बोले, मामला दिलचस्प है। अकबर ने कहा, अपनी पूरी बात बताओ। आदमी बोला, मैं एक गांव का व्यापारी हूं। मैंने अपने पड़ोसी से 100 सोने की मोहरें उधार ली थी। समय पर लौटा नहीं पाया। मैं मानता हूं उधार न लौटाना गलत है, लेकिन जहांपनाह, मैंने वो पैसा अपनी बीमारी में खर्च किया, अपने बच्चों की जान बचाने में लगाया। इसलिए मैं कहता हूं मेरी नीयत सही थी। पूरा दरबार खामोश। एक मंत्री खड़ा हुआ, कानून साफ है, उधार नहीं लौटाया, गलत। दूसरा बोला, नीयत देखनी चाहिए, मजबूरी थी। तीसरा बोला, अगर ऐसे ही माफी दी गई तो कोई पैसा नहीं लौटाएगा। बहस तेज हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, पहले मैं जांच करना चाहूंगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने पैसे लौटाने की कोशिश की? व्यापारी बोला, हां, मैंने अपनी दुकान बेचने की सोची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीरबल ने पड़ोसी को बुलाया, पूछा, तुम्हें पैसे कब चाहिए थे? पड़ोसी बोला, मुझे तुरंत नहीं, बस भरोसा चाहिए था। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल ने उसी दिन शहर में घूमकर पूछताछ की। उन्होंने जाना व्यापारी ईमानदार माना जाता था।
बीमारी सच में गंभीर थी। पड़ोसी अमीर था, उसे तत्काल जरूरत नहीं थी। बीरबल बोले, अब तस्वीर साफ है। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ, ये आदमी सही है या गलत? बीरबल आगे आए। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये आदमी कर्म से गलत है, लेकिन नीयत से सही है। अगर हम इसे पूरी तरह गलत कहें तो इंसानियत मर जाएगी, और अगर पूरी तरह सही कहें तो कानून मजाक बन जाएगा। दरबार सन्न। बीरबल बोले, मेरे अनुसार एक, ये आदमी अपराधी नहीं, जिम्मेदार है। 2, इसे सजा नहीं, मौका मिलना चाहिए। 3, इसे मेहनत से पैसा लौटाने का समय दिया जाए। 4, और तब तक इसे झूठा या चोर न कहा जाए। अकबर ने गहरी सांस ली। अकबर बोले, आज हमने सीखा कि सही और गलत हमेशा काले सफेद नहीं होते। उन्होंने आदेश दिया, व्यापारी को समय दिया जाए और पड़ोसी को धैर्य रखने का निर्देश। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अंतिम मोरल, सीख, कानून कर्म देखता है, इंसाफ नीयत भी देखता है। इंसान पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होता। सच्चा न्याय वही है जिसमें नियम और करुणा दोनों हों। हर गलती अपराध नहीं होती, कभी कभी वो मजबूरी